नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में महिला एवं बाल श्रम के विविध आयाम, राजस्थान में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक चेतना का अगला टॉपिक राजस्थान में महिलाओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण पढ़ेंगे। राजस्थान में महिलाओं की स्थिति के विश्लेषण से पूर्व यह आवश्यक होता है कि हम राज्य की सामाजिक संरचना और सामाजिक जीवन को संक्षिप्त में समझें। इसमें बताया गया है कि राजस्थान में महिलाओं की स्थिति को समझने से पहले उसकी सामाजिक संरचना और उसका सामाजिक जीवन को समझना जरूरी है, आवश्यक है। मूल रूप में देश की सामाजिक संरचना वैदिक काल से जिन व्यवस्थाओं के आधार पर अपना अस्तित्व कायम किए रही हैं, उनमें वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, वर्णाश्रम संस्कार आदि प्रमुख है। अब इसमें बताया गया है कि मूल रूप से जो देश की सामाजिक संरचना है वैदिक काल से, वो जिन व्यवस्थाओं के आधार पर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, अपना वर्चस्व कायम किए हुए हैं, उनमें सबसे प्रमुख वर्ण व्यवस्था है, संयुक्त परिवार प्रणाली है, वर्णाश्रम संस्कार आदि प्रमुख हैं। संपूर्ण देश का सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का मूल ढांचा ही राज्य के सामाजिक एवं पारिवारिक ढांचे का आधार थे। इसमें बताया गया कि संपूर्ण देश का सामाजिक और पारिवारिक जीवन का मूल ढांचा ही राज्य के सामाजिक एवं पारिवारिक ढांचे का आधार था, जिसके मध्यकाल तक आते आते कई प्रमाण भी मिले, इसके कई सबूत भी मिले हैं। जैसा कि हम भारत में महिलाओं की परिस्थिति का अध्ययन करके जान चुके हैं, वैदिक काल में सभी परिप्रेक्ष्य से महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति सम्माननीय थी। अब इसमें बताया गया है कि हम भारत की जो महिलाओं की परिस्थिति का अध्ययन हमने किया, जो परिस्थिति पढ़ी, उसको हम ये जान चुके हैं कि वैदिक काल में भी सभी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की जो सामाजिक परिस्थिति थी वो हर तरीके से सम्माननीय थी, आदरणीय थी, सम्मान के योग्य थी। धर्म सूत्र, स्मृति एवं महाकाव्य पुराण काल की लंबी अवधि में कई ऐसे सामाजिक परिवर्तन हुए। इसमें बताया गया है कि धर्म सूत्र है, स्मृति है, महाकाव्य, पुराण काल है, इन सब की लंबी अवधि में, लंबे समय में भी बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए। शनि शनि स्त्रियों की परिस्थिति में गिरावट आती गई और जिसके कारण से धीरे धीरे जो स्त्रियों की परिस्थिति थी वो गिरती गई, उसमें निम्नता आती गई, जो कि 18वीं शताब्दी तक विभिन्न पड़ावों से गुजरती हुई अपने अस्तित्व को ढूंढ पाने में असफल रही। राजस्थान के संदर्भ में मध्यकाल का समय वह था जहाँ एक ओर तो सामंतवादी संरचना सुदृढ़ हुई, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम आक्रमण हुए। इसमें कह रहे हैं राजस्थान में के संदर्भ में जो मध्यकाल का समय था, वहाँ एक और सामंतवादी संरचना सुदृढ़ हो गई, यानी मजबूत हो गई, और दूसरी ओर मुस्लिम आक्रमण हुए, मुस्लिम लोगों ने आक्रमण कर दिए और इन दोनों तत्वों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से महिलाओं की स्थिति को और अधिक पीड़ादायक बना दिया, यानी और ज़्यादा कष्टकारी कर दिया। कह रहे हैं यहाँ पे मध्यकाल का जो समय था वहाँ एक और तो सामंतवादी संरचना सुदृढ़ हो गई, सामंतवादी लोगों ने अपना वर्चस्व कर लिया, और दूसरी तरफ मुस्लिम लोगों ने आक्रमण कर दिया। इन दोनों के कारण से जो महिलाओं की स्थिति थी वो और भी ज़्यादा कष्टदायक, पीड़ादायक बन गई। परिवार सामाजिक संरचना की केंद्र इकाई है और जो परिवार है वो सामाजिक संरचना की मुख्य केंद्र इकाई है। समाज वैज्ञानिकों एवं इतिहासकारों का विश्वास है कि पूर्व में राजस्थान में संभवतः मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था रही है। अब बताया गया कि पहले के समय में राजस्थान में मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी, वो मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी। मात्र सत्तात्मक का अर्थ है कि जो वंश परंपरा जहाँ पर सत्ता माता की चलती है वो मात्र सत्तात्मक परिवार कहलाता है। जिस परिवार में जो सत्ता होती है, यानी जो अधिकार होता है वो माता का ही होता है, उस परिवार को मात्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं। तो इस व्यवस्था रही। इस तथ्य के पीछे आहाड़ और कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त जानकारी है। अब कह रहे हैं इसके पीछे जो तथ्य है, आहाड़ और कालीबंगा सभ्यता के अवशेष, उनसे इस तरीके की जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन कालांतर में कृषि युग के आरंभ के साथ पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपना स्वरूप पितृसत्तात्मक
सत्ता ने समाज में अपना स्वरूप ग्रहण किया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने संपूर्ण भारत की ही तरह राजस्थान में स्त्री के महत्व को कम कर दिया। अब इसमें बताया गया है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी उसने भारत की तरह है राजस्थान में भी स्त्री के महत्व को कम कर दिया। जब पितृसत्तात्मक सत्ता अपनाई जाने लगी, लोग उसको मानने लगे, तो जिस तरह संपूर्ण भारत में पितृसत्तात्मक सत्ता थी उसी तरह राजस्थान में भी फिर पितृसत्तात्मक सत्ता को महत्व दिया जाने लगा और स्त्री का महत्व कम हो गया। विभिन्न शोध ये बताते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आरंभिक वर्षों में यद्यपि कन्या जन्म उल्लास और हर्ष का विषय नहीं था, परंतु उनके जन्म के पश्चात उनकी उपेक्षा भी नहीं की जाती थी। अब इसमें बताया गया है कि जो भिन्न भिन्न शोध है यानी कई प्रकार के जो शोध किए गए उनमें ये बताया गया कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के आरंभिक वर्षों में यानी शुरुआत के वर्षों में यदि कन्या का जन्म होता था तो वह हर्ष उल्लास का विषय नहीं था, यानी वहाँ पर खुशियाँ नहीं मनाई जाती थी। कई सारे शोध किए गए, कई सारी खोज की गई, उससे ये पता चला जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वहाँ के आरंभ के समय में आरंभिक वर्षों में अगर कन्या जन्म ले लेती थी तो कन्या के जन्म के समय कोई हर्षोल्लास यानी खुशी नहीं मनाई जाती थी, कोई जश्न नहीं किया जाता था, वो हर्ष का विषय नहीं था। परंतु उनके जन्म के पश्चात उनकी उपेक्षा भी नहीं की जाती थी। लेकिन यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है अगर कन्या जन्म लेती थी तो कन्या के जन्म के समय कोई खुशियाँ नहीं मनाता था तो कोई उसकी उपेक्षा भी नहीं करता था, उसकी उपेक्षा भी नहीं की जाती थी। शनै शनै कन्या जन्म दुर्भाग्य का कारण माना जाने लगा, लेकिन उसके पश्चात उसके बाद में धीरे धीरे जो कन्या का जन्म क्या है दुर्भाग्य का कारण माना जाने लगा कि दुर्भाग्य कारण माना जाने लगा। और राज्य में यह भी कई बार पाया गया कि कन्या के जन्म के साथ उनका वध कर दिया गया। अब इसमें कहा गया है कि अगर कन्या जन्म लेती थी तो कन्या के जन्म के समय कोई खुशियाँ नहीं मनाते थे, तो उसके साथ साथ उनकी कोई उपेक्षा भी नहीं की जाती थी। लेकिन कन्या का जन्म धीरे धीरे बाद में कन्या का जन्म दुर्भाग्य का कारण माना जाने लगा। और ये कई बार पाया गया, ये देखा गया कि कन्या के जन्म के साथ उसका वध भी कर दिया जाता था। और कई बार ये भी देखने को मिला अगर किसी परिवार में किसी कन्या ने या किसी बच्ची ने जन्म ले लिया है, लड़की ने जन्म ले लिया है, तो उसका जन्म के साथ ही वध कर दिया जाता था, अर्थात जन्म के साथ ही उसकी हत्या कर दी जाती थी। वैदिक काल से ही हमारी सामाजिक संरचना में वर्ण व्यवस्था का महत्व रहा है। और इसमें बताया गया है कि वैदिक काल से ही जो हमारी सामाजिक संरचना है उसमें वर्ण व्यवस्था का महत्व रहा है। और इसी वर्ण व्यवस्था का विखंडित स्वरूप आगे चल कर के जाति व्यवस्था हो गया। इस तथ्य के प्रमाण तत्कालीन पुरालेख तथा साहित्यिक दस्तावेजों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जातिगत व्यवस्था में ऊंच नीच का संस्करण राज्य में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। अब इसमें बताया गया है कि जो वैदिक काल है वहाँ वैदिक काल से ही जो हमारी सामाजिक संरचना है उसमें वर्ण व्यवस्था का महत्व रहा है, यानी वर्ण व्यवस्था को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, उसकी अहमियत रही है। और इसी वर्ण व्यवस्था का विखंडित रूप आगे चल करके जाति व्यवस्था गया। और जो वर्ण व्यवस्था थी उसको जो महत्व दिया जा रहा था यही धीरे धीरे आगे चल करके जाति व्यवस्था बन गई। विखंडित रूप आगे चलकर जाति व्यवस्था हो गया। और इस तथ्य के प्रमाण तत्कालीन पुरालेखों तथा साहित्यिक दस्तावेजों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जातिगत व्यवस्था में ऊंच नीच का संस्करण राज्य में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। अब इसमें बताया गया है कि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में जो ऊंच नीच का संस्करण राज्य में विशेष रूप से देखने को मिलता है, जो ऊंच नीच की भावना होती है वो राज्य में स्पष्ट देखने को मिलती है। सामाजिक संस्करण की इस व्यवस्था ने राज्य की स्त्रियों की परिस्थिति को प्रभावित किया है। अब कह रहे हैं जो जाति व्यवस्था का ऊंच नीच का संस्करण था, यानी ऊंच नीच का संस्करण से तात्पर्य है ऊंच नीच के भेदभाव की जो भावना होती थी, स्तर होता था, दृष्टिगोचर होता है। और इस सामाजिक संस्करण की इस व्यवस्था से राज्य की स्त्रियों की जो परिस्थिति को प्रभावित किया। राज्य में सबसे प्रभावशाली और प्रभुत्वशाली राज्य के शासक उनके वंशज या राजपूत वर्ग के वंशज थे। अब इसमें कहा गया कि जो
राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और प्रभुत्वशाली राज्य के शासक थे, उनके वंशज और अन्य राजपूत वर्ग के जो वंशज थे जिनके पास जागीरें थीं। इस सामंतवादी व्यवस्था में नैतिकता नारी और भूमि को एक दृष्टि से देखती थी। सामंतवादी इस व्यवस्था में बहुविवाह अपनी पराकाष्ठा पर था। स्त्री के जीवन की परिधि घर की चार दीवारी सुनिश्चित की गई। अब इसमें कह रहे हैं कि जो सामंतवादी व्यवस्था है उसमें नैतिकता और नारी और भूमि को एक दृष्टि से देखते थे। जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें जो नैतिकता है उसमें नारी और भूमि को एक दृष्टि से एक नज़रिए से देखती थी। सामंतवादी व्यवस्था इस व्यवस्था में बहुविवाह अपनी पराकाष्ठा पर था, यानी एक पुरुष कई सारे विवाह करता था या एक स्त्री कई सारे विवाह करती थी, जो बहुविवाह कहलाता है। कि बहुविवाह पराकाष्ठा थी यानी बहुविवाह का प्रचलन था। स्त्री के जीवन की परिधि घर की चार दीवारी सुनिश्चित कर दी गई और जो स्त्री का जीवन जीने का दायरा था वो सिर्फ घर तक ही सीमित रह गया था, यानी उसको घर की चार दीवारी सुनिश्चित कर दी गई। वो स्त्री को घर की चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया गया, उसको बाहर जाने की छूट नहीं दी गई। स्वतंत्रता समानता तथा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना भी राज्य की स्त्रियों के लिए अकल्पनीय था। अब कह रहे हैं यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना राज्य की महिलाओं के लिए अकल्पनीय। अगर वो अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी समानता तथा अधिकारों के लिए वो किसी भी बात को कहना चाहती थी या खड़ा होना चाहती थी तो वो भी उनके लिए ये उस काम को वो नहीं कर सकती थी, वो भी काम उनके लिए नामुमकिन था। वो अपने हक की बारे में कोई बात नहीं कह सकती थी, अपने अधिकारों को नहीं मांग कर सकती थी। ये सारी चीज़ें उनके लिए अकल्पनीय हो गई, यानी सिर्फ सोचने मात्र की रह गई थी। यदि हम संपत्ति के संदर्भ में महिलाओं के अधिकार की चर्चा करें तो पाएंगे धर्मशास्त्रों द्वारा तय किए गए संपत्ति के अधिकार के मानदंड राजस्थान में भी यथावत दिखाई देते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि व्यवस्था थी। अब इसमें बताया गया है कि हम संपत्ति के संदर्भ में महिलाओं के अधिकारों की चर्चा करें। संपत्ति को लेकर के अगर महिलाओं के अधिकारों को हम देखें तो धर्मशास्त्रों के द्वारा जो तय की गई संपत्ति है उसके अधिकार के आधार पर राजस्थान में भी मानदंड जो है यथावत दिखाई देते हैं, जैसे कि तैसे दिखाई देते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि व्यवस्था थी और महिलाएं पुरुषों की ही भांति खेतों में कार्य करती थी। जिस प्रकार से पुरुष खेतों में जाकर के काम करते थे उसी प्रकार से महिलाएं भी खेतों में जाकर के काम करती थी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था और कृषि होने के कारण पुरुषों के साथ साथ महिला भी खेतों में जाकर के खेती का कार्य करने लगी। कृषि कार्य ही नहीं, पशुपालन, खेतों में बुआई, सिंचाई, सूत काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि कार्यों में भी राज्य की महिलाएं संलग्न रहती थी। अब इसमें कहा गया है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो थी वो कृषि थी और कृषि में पुरुष तो कार्य करते थे, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी पुरुषों की भांति पुरुषों के समान उनके कार्य को करती थी। जिस कार्य को पुरुष करते थे उन कार्य को वो महिलाएं भी करती थी। कृषि कार्य ही नहीं, पशुपालन, खेतों में बुआई, सिंचाई, सूत काटना, अब सिर्फ खेती का कार्य ही नहीं करती थी, पशुपालन का कार्य भी करती थी। खेतों में जो बुआई का काम था, सिंचाई का काम था, सूत काटना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि कार्यों में भी जो राज्य की महिलाएं थी वो लगी रहती थी। भारतीय संस्कृति में संस्कार वह है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के लिए योग्य होता है। अब इसमें क्या कहा गया कि भारतीय संस्कृति में संस्कार किसे कहते हैं? अगर कहा जाए कि भारतीय संस्कृति में संस्कार क्या है तो संस्कार वह है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य में करने के लिए योग्य हो जाता है। अर्थात संस्कार वे रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। अगर पूछा जाए कि संस्कार क्या है तो भारतीय संस्कृति में संस्कार वह है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। अर्थात संस्कार वे रीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती है। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो संस्कार वे रीतियाँ हैं जो हमें योग्यता प्रदान करती है।
जीवन के बौद्धिक विकास से संबंधित ज्ञान तथा प्रकाश प्रदान करने वाले शिक्षा से जुड़े हुए भी सभी संस्कारों, जैसे शिक्षा से जुड़े हुए जो सभी संस्कार हैं, जैसे विद्या आरंभ, उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन, समावर्तन संस्कार, वैदिक मंत्रों के साथ संस्कार संपादन के सारे अधिकारों से स्त्रियों को वंचित कर दिया गया। अब कह रहे हैं कि ये जो हमारे संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों से, जैसे विद्या आरंभ करना, उपनयन संस्कार करना, वेदा अध्ययन करना। विद्या आरंभ यानी बच्चा विद्या कब से प्रारंभ करेगा, बच्चा कब से विद्या को ग्रहण करना शुरू करेगा। फिर उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ संस्कार, वेदा अध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, समावर्तन संस्कार आदि संस्कारों आदि के साथ में समावर्तन के वैदिक मंत्रों के साथ में ये संस्कार संपादन के जो सारे अधिकार थे वो स्त्रियों से वंचित थे। यानी कि जो भी अधिकार संस्कार थे, उन संस्कारों को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया जाता था और इन सभी कार्यों से स्त्रियों को वंचित रखा जाता था। यानी ये सारे संस्कार, ये सारे कार्य स्त्रियों को करने का कोई अधिकार नहीं था। स्पष्ट है कि व्यक्ति के विकास, उन्नति तथा बौद्धिक उत्कर्ष का संबंध मात्र पुरुषों से था। व्यवस्थित और विश्वसनीय शोध एवं आंकड़ों के अभाव में राजस्थान में पुरातन शिक्षा व्यवस्था के संबंध में विश्लेषण करना मुश्किल कार्य है। मधुमालती में शिक्षा को अनंत ज्ञान और आजीविका का स्रोत बताया गया है। मधुमालती ये किताब का नाम है जिसमें शिक्षा को अनंत ज्ञान और आजीविका का स्रोत बताया गया है कि जो शिक्षा है वो अनंत ज्ञान है और इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आजीविका को कमा सकता है। राजस्थान की कई रियासतों में प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय थे, जिन्हें उपासरा, पोसाल, मकतब आदि कहते थे। अब इसमें बताया गया कि जो राजस्थान की रियासतें थी उनमें जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय थे, अगर प्रश्न आता है कि राजस्थान की रियासतों में प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय को क्या कहा जाता था, तो जिन्हें उपासरा, पोसाल, मकतब आदि कहते थे। ये सारे इनके नाम में प्राथमिक शिक्षा के जो विद्यालय होते थे उनको इस नामों से पुकारा जाता था। शिक्षा के संबंध में ये स्पष्ट था कि मध्यकाल तक आते आते राजस्थान में महिलाओं से संबंधित कई प्रयासों के प्रचलन के चलते स्त्रियों से शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए। राजस्थान में लड़कियों के लिए अलग पाठशालाएं नहीं थीं। शाही परिवार तथा मध्यम वर्ग की महिलाएं यद्यपि घर पर शिक्षक बुला करके पढ़ लिया करती थी। अब इसमें बताया गया है कि जो महिलाएं थीं उनसे संबंधित कई प्रयासों का प्रचलन के चलते स्त्रियों के जो शिक्षा के अधिकार थे उनसे वो अधिकार छीन लिए गए और राजस्थान में लड़कियों के लिए कोई अलग से विद्यालय नहीं थे, अलग से कोई पाठशालाएं नहीं थीं। शाही परिवार तथा मध्यम वर्ग की महिलाएं यद्यपि घर पर ही शिक्षक को बुला करके पढ़ लिया करती थी, परंतु यहाँ भी संगीत, चित्रकला जैसे विषयों को ही उनके द्वारा पढ़ा जाता था। हाँ, स्त्रियों की शिक्षा का सबसे बड़ा बाधक तत्व बाल विवाह जैसी कुप्रथा बनी। राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक था जहाँ बाल विवाह के आंकड़े अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत थे। अब इसमें यह बताया कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह के आंकड़े देखने को मिलते हैं। कि इसमें सबसे पहले तो ये बताया गया स्त्रियों की जो शिक्षा का सबसे बड़ा बाधक तत्व है वो बाल विवाह था, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। मध्यकाल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा, कन्यावध जैसी प्रथाएं राजस्थान की महिलाओं को उनके मानवीय अधिकारों से वंचित कर रही थी। अब कह रहे हैं धीरे धीरे मध्यकाल तक आते आते जो पर्दा प्रथा है, बाल विवाह, कन्यावध जैसी जो प्रथाएं हैं, ये सारी प्रथाएं महिलाओं को उनके अधिकारों से उनको वंचित कर रही थी, उनसे उनके इन अधिकारों को छीन रही थी। परंतु सती प्रथा ने मानवता को कलंकित कर दिया। स्त्री शुचिता, चारित्रिक उत्कृष्टता एवं भारतीय संस्कृति के परंपरागत
निर्वाण के नाम पर स्त्री के समस्त व्यक्तित्व को इस तरह सम्मोहित कर दिया गया कि वह स्वयं अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी। अब इसमें बताया गया है कि यहाँ पर कि परंतु सती प्रथा ने मानवता को कलंकित कर दिया कि स्त्री की अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको जबरदस्ती उसके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। और स्त्री सुचिता चारित्रिक उत्कृष्टता में भारतीय संस्कृति की जो परंपरागत निर्वाण था उसमें निर्वाण के नाम पर स्त्री के जो समस्त व्यक्तित्व है उसको देखते हुए इस तरह उनको सम्मोहित कर दिया जाता था कि इस तरीके से उसको प्रेरित किया जाता था, इस तरीके से उसको कहा जाता था कि स्त्री स्वयं अपने व्यक्तित्व को इस तरह सम्मोहित कर लेती थी कि वह स्वयं अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती थी। यानी उस तरह से उसकी मानसिकता को कर दिया था, इस तरीके से उनको बातों में फंसाया जाता था, इस तरीके से उनके सामने बातें की जाती थी कि जो स्त्री थी वो स्वयं अपने पति की मृत्यु के बाद में उनकी चिता के साथ में या अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती थी। जौहर प्रथा को तथाकथित गौरव में परंपरा राज्य के सत्ता संपन्न एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पोषकों ने घोषित कर येन केन प्रकारेण स्त्री को विवश कर दिया। अब यहाँ पर बताया गया कि जो जौहर प्रथा है, जौहर प्रथा को तथाकथित जैसा कहा गया है, जौहर प्रथा को जैसा कहा गया, तथाकथित का अर्थ था जैसा कहा गया। गौरव में परंपरा, जौहर प्रथा में स्त्री स्वयं क्या है जौहर कर लेती थी, उसको किसी भी तरीके से कोई विवश नहीं किया जाता। स्वयं स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद में जौहर कर लेती थी या फिर परेशान होने पर स्वयं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती थी। राज्य के सत्ता संपन्न एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था के जो पोषकों ने घोषित कर एन केन प्रकारेण स्त्री को विवश किया। अब जो राज्य के सत्ता संपन्न पितृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था के जो पोषक थे यानी जो व्यक्ति थे उनको जैसे तैसे किसी भी प्रकार से स्त्री को विवश करते थे कि स्त्री को इस तरीके से मजबूर कर दिया जाता था कि वो स्वयं वैधव्य को छोड़ करके स्वयं पति के साथ चिता में जल जाती थी, यानी स्वयं पति की चिता के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती थी। यानी व्यक्ति की स्त्री का कोई पति मर जाता था तो उसके सामने इस तरीके से उनको मजबूर कर दिया जाता था कि जो स्त्री थी वो स्वयं अपनी पति की मृत्यु के साथ साथ उस चिता के साथ साथ स्वयं अपनी जीवन लीला को समाप्त करती थी। उल्लेखनीय है कि राजा राम मोहन राय ने पुरजोर तरीके से सती प्रथा का विरोध करते हुए उल्लेखित किया कि वेदों एवं हमारे धर्म ग्रंथों में सती प्रथा के संबंध में कोई विवरण नहीं है, इसलिए इसे शास्त्र सम्मत कहना अनुचित होगा। महिलाओं के संदर्भ में जब मध्यकाल में कुप्रथाओं की चर्चा की जाती है तो राज्य का नाम डाकन प्रथा से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर कहा जाए कि महिलाओं के संदर्भ में मध्यकाल में जो कुप्रथाएं थीं उन कुप्रथाओं के बारे में बात की जाती है तो राज्य का नाम जो है डाकन प्रथा, ये एक प्रथा है जिसमें स्त्री को डाकन नाम से बुलाया जाता था। डाकन प्रथा से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस परंपरा को यूँ तो अंधविश्वास कहा जाता था। ये जो परंपरा है डाकन प्रथा है ये तो इसको अंधविश्वास कहा जाता था, परंतु इस परंपरा का सच इससे भी कहीं अधिक सोची समझी गई योजना से ज़्यादा रहा है। अब कह रहे हैं इसको ऐसे तो एक तरीके से अंधविश्वास माना जा रहा है, परंतु फिर भी परंपरा का सच है इससे कहीं अधिक एक सोची समझी गई योजना है, योजना से ज़्यादा रहा है। अगर इसको देखें तो ये एक सोची समझी गई योजना नज़र आती है, सोची समझी गई योजना लगती है। शोध बताते हैं कि अधिकतर डायन इन्हीं महिलाओं को घोषित किया जाता था जो अकेली रहती थी। अगर अब कहा जाए तो इसको देख करके हमें ये पता चलता है ये पूरी सोची समझी गई साजिश से सोची समझी गई योजना है। जो ज़्यादातर डायन उन्हीं महिलाओं को कहा जाता था जो अकेली हों, विधवा हों, जिनकी संपत्ति को परिवार के अन्य सदस्यों या फिर किसी गांव के प्रभुत्वशील लोग हड़पना चाहते हो। ऐसी महिलाओं को
गांव के पुजारी या तांत्रिक के जरिए डायन घोषित किया जाता था। अब कह रहे हैं जो डाकन प्रथा है ये सोची समझी गई एक साजिश है, सोची समझी गई एक योजना है जिसमें ज़्यादातर जो डायन घोषित किया जाता था उसमें डायन जो अकेली रहती हो स्त्री, जो विधवा हो गई हो, जिसकी संपत्ति को परिवार के अन्य सदस्य हड़पना चाहते हो या फिर गांव के प्रभुत्वशाली लोग लेना चाहते हो, ऐसी महिलाओं को गांव के पुजारी या तांत्रिक के जरिए तांत्रिक के द्वारा उनको डायन घोषित करवाया जाता था। उन्हें डायन कहलाया जाता था। इस क्रूर प्रथा के चलते अंततोगत्वा महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया जाता था कि उनकी मृत्यु हो जाती थी। कि अंततः इस प्रथा के चलते उन महिलाओं को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था कि अंततः उनकी मृत्यु हो जाती थी। वो अंत में अपनी लीला को समाप्त कर देती थी। दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष तो यह है कि आज भी यदा कदा राज्य के सुदूर पिछड़े क्षेत्र में ऐसी खबर आती रहती है।